हेलो कैंडिडेट्स, मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। हम लोग दो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपको पता अब तक चल ही गया होगा। गौरव काबरा एंड एडिटर्स, दोनों चैनल को मैं सब्सक्राइब करने को कहूँगा, वो पुरानी बातें। अब नई बात आज के लिए ये है कि आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स की समरी वीडियो सीरीज। इससे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस पे 5 समरी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, उसको जरूर क्लिक करें। इसके अलावा डेरिवेटिव्स आगे 2 वीडियोस हम लोग बनाने जा रहे हैं इसमें समरी में, जिसको डेफिनेटली देखिए। अगर आपने डेरिवेटिव्स पहले पढ़ा है तो देखेंगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव और एक अलग ही फ्रेशनेस यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगी। सो इट इज अ मस्ट वॉच फॉर एनीबडी हु हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डेरिवेटिव्स। जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज बहुत काम की हो सकती है। बिकॉज इस सीरीज के थ्रू हम लोग उनको भी कुछ हद तक मदद कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी रीडिंग में क्या चीजें हैं। तो एक ब्रीफर के तौर पे आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं एंड देन यू कैन गो ऑन टू स्टार्ट योर रीडिंग। वो भी आप कर सकते हैं, दैट्स एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से हम लोग ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डेरिवेटिव्स में 2 रीडिंग्स होने वाली हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स का एक इंट्रोडक्टरी रीडिंग, जिसमें डेरिवेटिव्स के जितने भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड डेरिवेटिव्स एज अ होल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के ऊपर में चर्चा होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीडिंग। कंसंट्रेशन पूरा हाई रखिएगा एंड वीडियो लास्ट तक देखने का डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो में कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, या क्या आपकी और रिक्वेस्ट है जिन पे मैं काम करूं तो आपको अच्छा लगेगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पे वीडियो बनाने का उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आप डेफिनेटली अपनी रिक्वेस्ट ड्रॉप कर दीजिए एंड इफ़ आई फाइंड इट सुटेबल तो उस पर डेफिनेटली एक वीडियो मैं आपके लिए बना करके डाल दूंगा। साथ ही साथ जाते जाते अंतिम मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा ही कि हम लोग गौरव काबरा चैनल पे जितने भी एकेडमिक कंटेंट को डाल रहे हैं वो सारा का सारा ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका है हमारे एडिटर्स चैनल पे। तो आप एडिटर्स चैनल को जाकर के भी सब्सक्राइब कर लें, सारा एकेडमिक कंटेंट वहां आएगा। इसके अलावा इस चैनल पे हम लोग एकेडमिक कंटेंट तो पुश करेंगे ही, साथ ही साथ विल ऑल्सो ब्रिंग अप मोर देन बुक्स या बियॉन्ड बुक्स कुछ भी एक्स्ट्रा, जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर उससे रिलेटेड मेरी इक्विटी रिसर्च क्या है, क्या उसके बारे में मैं सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे खुल करके आपके सामने आएंगी। सो एज अ CFA एस्पिरेंट आपके लिए दोनों चीजें बहुत काम आने वाली हैं। नंबर 1, पढ़ाई तो कर रहे हो, ऑब्वियसली वो तो फायदा आएगा ही। नंबर 2, पढ़ाई के अलावा इस पढ़ाई से या इस CFA से आप किस तरह अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, किस तरह यहाँ पढ़ा हुआ चीज आप अपने काम में यूज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, वो सारी चीजें भी आपको इस चैनल को देखने में मिलेगी। सो डेफिनेटली दोनों चैनल्स के साथ जुड़े, वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड दैट्स इट। अब मिलते हैं अपने दूसरे सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज डेरिवेटिव्स की समरी शुरू करने वाले हैं। सी यू देन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज समरी नोट। आज हमारा जो समरी वीडियो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और आज टिपिकली जिस रीडिंग के बारे में बात होगी वो है रीडिंग नंबर 1 इन अवर डेरिवेटिव सेगमेंट फॉर CFA लेवल 1। ये रीडिंग डेरिवेटिव्स मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं कह सकता हूँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देती है। वट एवर यू नीड टू लर्न अबाउट डेरिवेटिव्स, वट एवर यू नीड टू नो अबाउट द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो सभी चीज़ों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस चैप्टर में आपके लिए है। बात करूँ तो कोई भी प्रैक्टिकल यहाँ नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो एकदम ये रीडिंग तो आप समझ लो कि समरी भी है एक तरह से, और एक तरह से इसको आप पूरा लेक्चर भी समझ सकते हो। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, जितनी बातें हैं उतनी कवर कर लेते हैं। सो यस, दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो को तो आराम से आप अगर नहीं भी पढ़े हैं डेरिवेटिव्स हाल फिलहाल में, या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज आई बिलीव अ वेरी गुड रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, और ज़्यादा कोई भी ड्रामा नहीं, सीधा लर्निंग आउटकम A से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है। और 2 तरह के डेरिवेटिव्स हैं, एक है एक्सचेंज ट्रेडेड और एक है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। तो उनके बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट इट इज एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू और रिटर्न ऑफ अनदर एसेट। अब ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, समरी है इसलिए मैं हल्का सा बोल के निकलूंगा, ठीक है।
डेरिवेटिव्स एक्चुअल में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने ब्रिटानिया का फ्यूचर्स लिया हुआ है, ठीक है, या फिर कॉल या फिर पुट, कुछ भी, अब ये सब ना डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आपने ब्रिटानिया का कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लिया है तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू डिटरमाइन होती है बाय दी ब्रिटानियाज स्टॉक या ब्रिटानियाज शेयर, ठीक है। यानी कि अगर ब्रिटानिया का शेयर ऊपर या नीचे कुछ भी जाएगा आएगा तो फिर उसके बेसिस में इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जो वैल्यू है वो बदलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियली जितने भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेदर इट बी फ्यूचर्स और कॉल और पुट, ठीक है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, जो भी हो, जितने भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होंगे सभी की वैल्यू किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करेगी और अंडरलाइंग एसेट के अनुसार उसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म होगी। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ब्रिटानिया का दिया है, ठीक है। फिर से बता दूं, ब्रिटानिया का मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल लिया और वो मैं बताया कि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ब्रिटानिया के शेयर पे। गॉट द पॉइंट? दिस इज एसेंशियली द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। आई नो मैं एक लिमिटेड स्फीयर में इसको डिस्कस किया हूँ, बट आई थिंक जिनको पता है डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट उनको इतना काफ़ी है, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स यहाँ तक हो गया, मैंने समझा दिया आपको दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू और रिटर्न ऑफ अनदर एसेट। मुझे याद आ रहा है कि ये वाला जो सेक्शन इंस्टीट्यूट की बुक में है, उस इंस्टीट्यूट की बुक में ये बात जरूर लिखी थी कि डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ठीक है। जैसे इस पे एक तर्क वितर्क है अपनी इंस्टीट्यूट की बुक में कि म्यूचुअल फंड्स भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं, फिर वो भी तो अपनी वैल्यू जो है उनकी वो डिपेंड करती है ऑन सम अंडरलाइंग एसेट, विच इज एसेंशियली ट्रू। मैं समझाता हूँ कैसे। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, ये अलग अलग शेयर्स खरीदते हैं, करेक्ट। अब हर शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी, ठीक है, उसके वजह से म्यूचुअल फंड की एनएवी भी तो ऊपर जाएगी। म्यूचुअल फंड्स की जो वैल्यू होती है ना उसे हम एनएवी कहते हैं, करेक्ट। बट म्यूचुअल फंड्स को फिर भी डेरिवेटिव्स इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वैल्यू को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, वो मेयरली उसको अपना कट काट के शो करने लग जाता है। सो देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। ये चीज समझने लायक है, बहुत अच्छे से इसमें विस्तार में डिस्कशंस हैं, वहां से आप जरूर पढ़िएगा अगर आपको एकदम भी याद नहीं आ रहा। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में दो तरह के डेरिवेटिव्स हैं, एक है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और एक है ओवर द काउंटर। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर दोज डेरिवेटिव्स व्हिच यू विल फाइंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जैसे कि अपने यहाँ पे अगर एक्सचेंज पे बात करूँ तो F&O सेगमेंट अपना जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये दो आ जाते हैं, ठीक है। इनकी खास बात ये होती है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि इनका जो कह सकता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, लॉट साइज वगैरह वो फिक्स होता है, ठीक है। आप अपने मन से नहीं बोल सकते कि सर मुझे 20 शेयरों का फ्यूचर्स में बाई करना है, वो बोलेंगे वैसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जितने का लॉट साइज है आपको उतना ही लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टैंडर्डाइज्ड। दूसरा, इट इज बैक्ड बाय क्लियरिंग हाउस, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। अगर आपने लॉन्ग किया, सामने वाले ने शॉर्ट किया, ठीक है, शॉर्ट वाला भाग भी गया तो भी आपको अपना पैसा मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्यों आपको अपना पैसा मिलेगा? क्योंकि सारी चीज मार्जिन्स के थ्रू काम होती है और ये मार्जिन मेंटेनेंस का काम है क्लियरिंग हाउस का। सो एसेंशियली देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, देयर इज नो क्रेडिट रिस्क, बात खत्म। वहीं पे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स जो होते हैं, प्राइमरली इधर फॉरवर्ड्स उस तरह के डेरिवेटिव्स हैं जो ओवर द काउंटर होते हैं। इस तरह के डेरिवेटिव्स में कोई भी क्लियरिंग हाउस नहीं होता, ठीक है, एवरीथिंग इज डेल्ट बाय डीलर्स हियर। तो यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ डिफॉल्ट रिस्क के ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट रिस्क हो सकती है। ये प्राइमा फेसी ये अनरेगुलेटेड मार्केट्स भी होते हैं, ये डीलर मार्केट्स होते हैं। यहाँ पे सिंस एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी रेगुलेटर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे रेगुलेशन कम दिखती है, लिक्विडिटी भी यहाँ कम होती है एंड ओवरऑल डिफॉल्ट रिस्क भी होती है। लेकिन एक और फायदा है, ये कस्टमाइज भी होते हैं। ओवर द काउंटर एज कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर आल्सो कस्टमाइज्ड। इस पे अभी अंतर आने वाला है, हम लोग वहां पे डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यूज ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करूं तो देखो 4 यूजेस हैं और मैंने एक एकदम हाईलाइट करके लेके आया आपके लिए। सबसे पहले जो लोग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए डेरिवेटिव सबसे बेस्ट चीज है। अब देखो मैं तो खुद ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं अपनी बात कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जरा सा भी डेरिवेटिव्स वगैरह में माथा नहीं लगाता, मैं जरा सा भी खरीदता नहीं। बट
जस्ट थिंक ऑफ समबडी वो इज अ ट्रेडर, वो दिन भर बैठा रहता है अपनी डेस्क पे एंड उसको शेयर मार्केट में पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए तो डेरिवेटिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वहां पे कर सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जांपल यू वांट टू शॉर्ट एनी शेयर, ठीक है, शॉर्टिंग इज वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव्स मार्केट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शॉर्ट एनी शेयर इन दी कैश मार्केट। बहुत मुश्किल है, और अगर है भी तो आपको शॉर्ट को काटना भी बहुत जल्दी पड़ेगा। वहीं पे डेरिवेटिव्स में यू कैन एक्चुअली कैरी ऑन योर पोजिशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन डेरिवेटिव्स मार्केट। सो ऑब्वियसली वहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। इसके अलावा कई सारे स्प्रेड्स, बटरफ्लाई स्प्रेड वगैरह वगैरह बनते हैं, हम वो सारी चीज़ें लेवल 2 में सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि यस, डेरिवेटिव्स कमाल की चीज़ है, ट्रेडर्स के लिए बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर सकते हैं। दूसरा डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा फायदा है वो है लेवरेज। बेसिकली सीधी सी बात है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लो 2 लाख रुपए के टोटल लॉट साइज बनती है, ठीक है, लेकिन आपको मार्जिन देना पड़ेगा उसके लिए, सपोज करो सिर्फ 40,000 रुपए। आप सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है ये। आपने जिन शेयरों में अपना एक्सपोजर लिया उसका 2 लाख रुपए का टोटल मॉनेटरी वैल्यू बनता है आज के दिन, बट पता आपको मार्जिन आपको सिर्फ 40,000 जमा करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट इवन after having only 40,000 in your hand, you are able to take an exposure of 2 lakh rupees. This is known as leverage. इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ऑब्वियसली दोनों है, हम इतना समझते हैं, खास करके हैविंग कंप्लीटेड अवर कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें पता है लेवरेज क्या होता है। तो वो एक ऑप्शन यहाँ आपको डेरिवेटिव्स देता है। ऑब्वियसली दिस मेक्स योर इन्वेस्टमेंट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड दिस मेक्स योर इन्वेस्टमेंट्स वेरी वेरी रिस्की एट द सेम टाइम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर वेरी लो, ये बात एकदम सही है, यहाँ ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह जो है वो कम है, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिहाज से भी बढ़िया है। एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है तो अगेन डेरिवेटिव्स की आप मदद ले सकते हैं। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे मैं कहूँगा, यहाँ पे हम हेजिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हेजिंग कैसे करते हैं यार, ये सारा लेवल 2 में हम सीखेंगे, बट सिंपल है। सपोज करो मेरा एक पोर्टफोलियो है और मेरे पोर्टफोलियो में अभी 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा है नहीं, ठीक है, मान मत लेना आप। सपोज करो मेरा पोर्टफोलियो और उसमें 2 करोड़ रुपए हैं। अब मेरे को डर ये है कि कोई कारण से मार्केट अगर क्रैश हो गया तो मेरा तो ये 2 करोड़ रुपया पूरा एकदम डेंजर में आ जाएगा। तो मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मार्केट पे शॉर्ट हमेशा बना के रख सकता हूँ। कभी भी मार्केट क्रैश किया तो मेरा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मुझे कमा के दे देगा और मेरा पोर्टफोलियो में जो नुकसान होगा वो उसकी भरपाई हो जाएगी। इस टेक्निक को हेजिंग कहते हैं। अगेन हेजिंग इज एंटायरली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बिना हेजिंग करना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि डेरिवेटिव्स का अगर मैं समअप करूं यूसेज, तो नंबर 1 ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे आप काफ़ी सारी एम्प्लॉय कर सकते हो। नंबर 2 लेवरेज ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, कम पैसे में बड़ा एक्सपोजर ले सकते हो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है। रिस्क मैनेजमेंट भी आप आराम से प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। चलो दिस इज डन, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम बी, जहां पे मैं आपको फॉरवर्ड कमिटमेंट और कंटिंजेंट क्लेम्स के बारे में जो डिफरेंस है वो समझाऊंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए सर, फॉरवर्ड कमिटमेंट इस तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ना आप काफ़ी हद तक बाइंडिंग में फंस जाते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ कि भाई मैं तुमसे कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदूंगा या मैं तुमको कोई पर्टिकुलर चीज़ बेचूंगा, अगर आपने इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर में लीगल बाइंडिंग हो जाते हैं। आप उन कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकते, ये बात समझिए। वहीं पे कॉन्टिंजेंट क्लेम जो आपके होते हैं वो बाइंडिंग तब होते हैं जब कोई कॉन्टिंजेंट इवेंट मैच हो जाए, ठीक है, या इवेंट हैपन हो जाए, ठीक है। यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट पे अपना यहाँ पे बेटिंग किया और वो इवेंट हुआ ही नहीं तो आपके ऊपर कोई बाइंडिंग ही नहीं, पर अगर वो इवेंट हो गया तो ही आपके ऊपर बाइंडिंग आएगी, ठीक है। सो एक तरह से क्लियर कट बोलूं तो फॉरवर्ड कमिटमेंट में बाइंडिंग इज ऑलवेज देयर, स्टार्टिंग से एकदम बाइंडिंग रहती है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को अदा करना होगा। वहीं पे कंटिंजेंट क्लेम्स ऑन द अदर हैंड, उसमें क्लेम इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। इवेंट हुआ तो क्लेम बनेगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगेन इसमें अब जिन बच्चों को पहले से पढ़ा हुआ उनको पहले से पता है कि भैया ऑप्शंस एग्जाम्पल होता है कंटिंजेंट क्लेम का, वहीं पे फॉरवर्ड्स
फ्यूचर्स और स्वॉप्स, ये जो बाकी 3 तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों ही फॉरवर्ड कमिटमेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नीचे जाने पे ही हलचल होती है। इसमें खुल के बात करेंगे इस पर थोड़ी सी देर में, तो होल्ड ऑन कीजिए जिनको एकदम नहीं याद आ रहा है या जो एकदम फ्रेशर्स हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा होल्ड कीजिए। नेक्स्ट आता है अपना एसेट बैक सिक्योरिटीज। अब एसेट बैक सिक्योरिटीज भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कंटिंजेंट क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर आपका जो एसेट है जो बैकिंग में है उससे अगर कोई कैश फ्लो आया तो फिर वो कैश फ्लो एसेट बैक सिक्योरिटीज वालों को मिलेगा। तो ये भी एक तरह से कंटिंजेंट क्लेम हो सकता है, बट आई वुड से दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव, ये बात याद रखना, ये डेरिवेटिव्स नहीं होते, ठीक है। एसेंशियली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बोल सकते हैं हम इन्हें, ये डेरिवेटिव्स नहीं होते। एंड देन वी हैव क्रेडिट डेरिवेटिव्स, ये एक तरह से डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, बोल सकते हो आप इनको डेरिवेटिव्स। इनमें जो इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्लेम, वो एक्चुअली एक क्रेडिट इवेंट होता है। अब क्रेडिट इवेंट क्या होता है थोड़ी देर में आप जान जाएंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो, कोई कंपनी डिफॉल्ट कर गई या फिर में कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उस केस में क्रेडिट डेरिवेटिव्स में क्लेम बनता है। सो अगेन वो भी किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम उसे कंटिंजेंट क्लेम कहते हैं, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्टिंजेंट जैसा आप कहना चाहें बोले, ठीक है। सो ये वो है 2 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। मैं आपको फिर से बता दूं 2 टाइप्स में, एक हो गया अपना फॉरवर्ड कमिटमेंट, ठीक है, एंड अपना दूसरा जो हो गया वो हो गया कॉन्टिंजेंट क्लेम। चलो बात समझ में आ गई, पक्का, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना रखी है मैंने स्लाइड, मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आता है ये, थोड़ा डिज़ाइनिंग। यहाँ पे लर्निंग आउटकम सी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो उसके बारे में 4 मेजर डायमेंशंस में आपको समझाऊंगा। टॉकिंग ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो मैं आपको कंटेंट समझाना चाह रहा हूँ वो है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात याद रखना, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें प्राइमा फेसी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 2 पार्टीज। ये 2 पार्टीज में एक पार्टी होती है जो बोलती है कि मैं कोई अंडरलाइंग एसेट को खरीदूंगा, और एक पार्टी होती है जो बोलती है मैं अंडरलाइंग एसेट को बेचूंगा, ठीक है। दोनों उस एसेट का पहले से ही फिक्स प्राइस तय कर लेते हैं और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। प्राइस आज ही तय कर लिया, लेवा बेची आज कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में ही होगा, ठीक है। अब समझो, ये मैं गेम समझाता हूं आपको। सपोज करो ये मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम है गौरव, तो मैंने यहां लिख दिया। एंड सपोज करो ये आप हो, तो ये कोई भी हो सकते हो आप, तो मैंने यहां लिख दिया यू, ठीक है। हम दोनों के बीच में यही बात हुई कि भैया ब्रिटानिया का शेयर जो है ना वो आपके पास सपोज करो पड़ा है, तो आप मुझे बोले भैया ब्रिटानिया का शेयर 3000 रुपए में आप लेंगे क्या 1 महीने बाद? तो मैंने बोला 1 महीने बाद 3000 रुपए में आप मुझे अगर आप बेचोगे तो चलो मैं करता हूं अग्री टू बाई। मैं क्या बोला? अग्री टू बाई। जैसे ही मैंने अग्री टू बाई किया तो आपने भी अग्री टू सेल किया। जैसे ही दोनों ने अग्री किया तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कमिटमेंट। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड कमिटमेंट। अब ये फॉरवर्ड कमिटमेंट कैसे हुआ? क्योंकि हम दोनों ने अग्री टू बाई और अग्री टू सेल जो किया है ये दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। मेरे ऊपर बाइंडिंग है कि मुझे 1 महीने बाद 3000 में ये शेयर खरीदना पड़ेगा। आपके ऊपर इसलिए बाइंडिंग है क्योंकि आपको ये बेचना पड़ेगा। अब सपोज करो 1 महीना बीत गया और अब ब्रिटानिया का जो शेयर का दाम है वो मार्केट में चल रहा है सपोजिटली ओनली 2500, ठीक है। सिर्फ 2500 रुपया ब्रिटानिया के शेयर का दाम चल रहा है। तब अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने आपसे तो वादा किया था ना कि मैं आपसे खरीदूंगा कितने भाव पे? 3000 पे। तो मुझे एक्चुअल में आपको 3000 रुपए देने पड़ जाएंगे और आप मुझे पकड़ा दोगे एक ब्रिटानिया का शेयर। एसेंशियली अगर आप यहां देखेंगे तो मैं ब्रिटानिया का शेयर खरीदा हूं जो कि एक्चुअल में मार्केट में मिल रहा है 2500 रुपए में, लेकिन मुझे उसके लिए देने पड़ गए 3000 रुपए। तो मेरा हो गया लॉस, ये लॉस हो गया मेरा 500 रुपए का, और आपका वहीं पे हो गया प्रॉफिट, और आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का। गॉट द पॉइंट? ये हुआ पूरा का पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक आदमी बोलेगा कि मैं खरीदूंगा, एक बोलेगा मैं बेचूंगा। एक अंडरलाइंग एसेट की बात हो रही है जो कि अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ब्रिटानिया का शेयर है, ठीक है। और हमने उसका प्राइस तय कर लिया था। वो प्राइस हमारे लिए क्या था? वो प्राइस था हमारे लिए 3000 रुपए, ठीक है। और साथ ही में हमने एक स्पेसिफाइड डेट भी तय कर ली थी, वो था 1 महीना।
गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिया तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर सी बात है यहाँ पे दो पोजीशंस बनती है। जो बंदा खरीदने की बात करता है उसको हम लॉन्ग कहते हैं, यानी अपने एग्जाम्पल के हिसाब से लॉन्ग मैं था, ठीक है, गौरव वॉज लॉन्ग, और जिसने बेचने की बात की वो शॉर्ट है, यानी कि वो सेलर है, ठीक है, उसे हम कहेंगे शॉर्ट। गॉट द पॉइंट। एक हो गया लॉन्ग और एक हो गया शॉर्ट, ठीक है, ये लॉन्ग और एक शॉर्ट। चलो डन। मैंने दो बातें आपको पढ़ा दी अभी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी समझा दी और फिर आपको पोजीशन समझा दी। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे में, जो कि है टाइप्स। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होते हैं डिलीवरेबल और एक होते हैं कैश सेटल्ड। बहुत ही सिंपल है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया उसमें मैं एक्चुअल में ब्रिटानिया का शेयर आपसे खरीद रहा था, ठीक है, आई वॉज एक्चुअली बाइंग दैट शेयर फ्रॉम यू, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल होता है, यानी कि हम जो अंडरलाइंग एसेट है उसको एक्चुअल में खरीदेंगे या एक्चुअल में आप मुझे बेचेंगे। इसके बदले हम इसको कैश सेटल्ड भी रख सकते थे। कैश सेटल्ड में क्या होता पता है, अपने में बात हुई रहती है कि भाई हम लोग ये बेटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक महीने बाद एक्सपेक्ट मत करना कि हम ब्रिटानिया की शेयर की अदला बदली करने वाले हैं। जो जीतेगा वो हारे हुए से पैसे ले लेगा बस। यानी कि अपने इस एग्जाम्पल के हिसाब से अपने को कैश सेटल में ना कोई ब्रिटानिया का शेयर लेना देना नहीं है, ठीक है। जीके विल जस्ट पे यू ₹500, करेक्ट। अपना कैश सेटल में बस जो हार गया वो जीतने वाले को पैसे ट्रांसफर कर देगा। वो कैश सेटल्ड है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड। एंड डिलीवरेबल में तो एक्चुअल डिलीवरी होती है। तो आप देखो दोनों तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके यही हैं कि एक फॉरवर्ड कमिटमेंट होती है जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, और दूसरा ये एक ओटीसी इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि ये डीलर मार्केट के थ्रू वर्क करता है फॉरवर्ड। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो फॉरवर्ड्स हैं, ठीक है, और जो स्वॉप्स हैं, अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। फॉरवर्ड्स और स्वॉप्स जो होते हैं ये अपने हमेशा ओटीसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वहीं पे जो अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, FNO, ये तो मैंने नाम लिया था पहले, वो हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। गॉट द पॉइंट। यानी कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लेना चाहते हो तो आप अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उसको ले सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर हम फॉरवर्ड और स्वॉप में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो हम कोई एक्सचेंज पे नहीं कर सकते। उसके लिए हमको डीलर को कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर किसी के साथ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। गॉट द पॉइंट। ये रहा अपना पूरा का पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी ज्ञानबाजी था सारा समझा दिया मैंने। अगेन गोज विदाउट सेइंग, अच्छा अगर लगा होगा आपको ये वाला सेक्शन तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख रहे हो कि आपको ये अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम सी ही कंटिन्यूड है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर्स के बारे में। वेल अगर मैं फ्यूचर्स के और फॉरवर्ड के बारे में बताऊं तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूं हमेशा लाइव क्लास में, वो ये है दैट फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स भाई भाई, ठीक है, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स आपस में एक जैसे से ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में बस इतना अंतर है कि एक थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और एक थोड़ा कम डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पे ये बात मैंने लिखी भी है दैट फ्यूचर्स इज एसेंशियली अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज मच मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड। यानी कि आपने जो फॉरवर्ड में पढ़ा वो सेम चीज़ें लागू होती है फ्यूचर्स में, बस अब यहाँ अंतर ये है दैट जो लॉन्ग है, ठीक है, वो शॉर्ट को जानता ही नहीं है। जो लॉन्ग है वो शॉर्ट को जानता नहीं है क्योंकि बीच में एक क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, बीच में है एक क्लियरिंग हाउस। तो जब लॉन्ग को कुछ खरीदना या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो क्लियरिंग हाउस से कॉन्टैक्ट करेगा, और शॉर्ट को भी कुछ करना है वो क्लियरिंग हाउस से कॉन्टैक्ट करेगा। दोनों अपने पैसे क्लियरिंग हाउस में ही डालेंगे मार्जिन के तौर पे, और वापस जो पैसा मिलना है वो भी क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही मिलेगा। सिंस यहाँ पे क्लियरिंग हाउस बीच में इन्वॉल्व है तो अब आपको बात समझ में ही आ गई होगी कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है, ठीक है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है। जाहिर सी बात है सिंस इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड तो ये स्टैंडर्डाइज्ड भी होगा, यानी कि यहाँ पे लॉट साइज वगैरह क्या होगा वो पहले से डिसाइड किया हुआ है, आपके हिसाब से आप अपना एक्सपोजर नहीं ले सकते। चलो हो गया। अब इसके फीचर्स एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड ये है, हम बात कर चुके। एक्सचेंज ट्रेडेड है तो सेकेंडरी मार्केट में तो ऑब्वियसली लेवा बेची होगी इसकी। हाईली रेगुलेटेड है, अगेन ट्रेडेड है तो रेगुलेटेड भी होगा। बैक्ड बाई क्लियरिंग हाउस डिस्कस हो चुका है। मार्क्ड टू मार्केट, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग।
इसका मतलब होता है कि हर दिन आपकी कैश सेटलमेंट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपका ना यूजुअली एक मार्जिन अकाउंट होता है। आप जब भी कोई भी फॉरवर्ड, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एक मार्जिन अकाउंट होता है। उस मार्जिन अकाउंट में ना रोज दिन के एंड पे ट्रांजैक्शंस होते हैं और सेटलमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस था 12,000 रुपए, सपोज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उस दिन 500 रुपए के प्रॉफिट अर्न किए वो उस एक पर्टिकुलर डे पे, तो क्या होगा, ये 500 रुपए आपके प्रॉफिट में या मार्जिन में ऐड हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा 12,500। मान लो उसके नेक्स्ट डे आप 1,000 रुपए हार गए, आपका लॉस हो गया, तो फिर क्या होगा, आपका ये 1,000 वाला जो वैल्यू है ये डिडक्ट हो जाएगा आपके मार्जिन से, एंड योर मार्जिन बैलेंस विल बिकम 11,500। इस तरह आपके मार्जिन अकाउंट में रोज आपके प्रॉफिट या लॉस सेटल होते जाएंगे। ये सेटलमेंट आपसे पर्सनली नहीं होगी, पर आपका जो मार्जिन अकाउंट है उससे होता जाएगा ऑटोमेटिकली। गॉट द पॉइंट? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मार्क्ड टू मार्केट। ये जरूरी है क्योंकि क्लियरिंग हाउस आपके बदले रिस्क थोड़ी ना लेगा, वो हर दिन आपका अकाउंट बैलेंस सेटल करता जाएगा ताकि उसके ऊपर जो रिस्क है वो कम से कम रहे। इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में 3 मार्जिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना। एक है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन एसेंशियली एक ऐसा मार्जिन है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त आपने इनिशियल मार्जिन में एक्सपोजर लिया होगा, इतना पैसा जमा किया होगा। मेंटेनेंस मार्जिन एक ऐसा लेवल है जिसको अगर आपने ब्रीच करके आपका मार्जिन का अकाउंट बैलेंस नीचे चला गया तो आपको एक मार्जिन कॉल जमा करना होगा और अपना पैसा वापस इनिशियल मार्जिन के बराबर करना होगा। आप बोलेंगे भाई आप क्या बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं, बहुत आसान है। सपोज करो आपका इनिशियल मार्जिन आपने 20,000 रुपए जमा किया, ठीक है, और आपका मेंटेनेंस मार्जिन सपोज कर लेते हैं, मेंटेनेंस मार्जिन है आपका 12,000 रुपए, ठीक है। तो होगा क्या, जब आपका मार्जिन अकाउंट में 20,000 रुपए रहेगा, ठीक है, और मान लो आप लॉसेस खाते गए तो आपके लॉसेस होते होते तक आप मेंटेनेंस मार्जिन को हिट कर गए। आपका मेंटेनेंस मार्जिन था 12,000, ठीक है, आपका बैलेंस गिरते गया, कोई आपको रोका टोकी नहीं है, आप पैसे हार रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही आपने मेंटेनेंस मार्जिन को हिट कर दिया, उसके बाद आपका जो ब्रोकर है वो आपसे 8,000 रुपए का एक मार्जिन कॉल डिमांड करेगा, ठीक है। ये होता है एक मार्जिन कॉल कि भैया पैसे डालिए मार्जिन अकाउंट में, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हम अभी का अभी एक्सपायर कर देंगे। ये मार्जिन कॉल एक्चुअल में आपके मार्जिन बैलेंस को ना रीस्टोर कर देता है टू इनिशियल मार्जिन लेवल। ये बहुत जरूरी है डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को मार्जिन रिक्वायरमेंट में समझाया जाता है, ठीक है। सो इनिशियल मार्जिन एक वो मार्जिन है जो आपने शुरुआत में डाला, वहां से मेंटेनेंस मार्जिन तक गिरी, कोई रोका टोकी नहीं, लेकिन मेंटेनेंस मार्जिन को अगर आपने ब्रीच कर दिया तो आपसे एक होगा मार्जिन कॉल, और ये मार्जिन कॉल होगा उतने पैसे का कि आपका मार्जिन का बैलेंस वापस रीस्टोर हो जाए टू द इनिशियल मार्जिन लेवल। गॉट द पॉइंट? समझे? चलो बढ़िया। सो दिस इज डन। ये हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी समझाना। नेक्स्ट है सर फॉरवर्ड्स वर्सेस फ्यूचर्स। फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में अभी मैंने बोला सिमिलैरिटी भी बहुत है। तो सिमिलैरिटी क्या है? नंबर 1, ये दोनों में जो 2 टाइप्स है दोनों में सेम है। आप इसे कैश सेटल्ड और डिलीवरेबल दोनों रख सकते हैं, कोई मना नहीं है। दूसरा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू एट इनिशिएशन होती है वो 0 होती है, यानी कि V0 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे भैया ये क्या है, ये समझा दो आप। तो मैं देखो आपको सच्ची सच्ची बताता हूं, वैल्यूएशंस कम से कम इस चैप्टर में तो कवर्ड है ही नहीं। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वहां हम इस पे बात कर लेंगे। बट यहां पे अगर थ्योरेटिकली मैं आपको समझाऊं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, ठीक है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज डन, when contract was done, no one was either winning or losing। इसका मतलब सिंपल है, जब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उस समय ना ही कोई जीत रहा था और ना ही कोई हार रहा था। अगर ऐसा होगा तभी जो दोनों पार्टीज है ना, उनके उस दिन की वैल्यू 0 ही होगी। इसका मतलब किसी के सामने कोई क्लेम नहीं बनता। गॉट द पॉइंट? कोई का भी कोई क्लेम नहीं बनता, दोनों ही नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन से शुरुआत करेंगे।
ऑब्वियसली उसके बाद में प्राइसेस चेंज होंगे, वैल्यू बदलेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन कम से कम जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ उस समय ना कोई जीता ना कोई हारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दोनों ही केसेस में, वेदर इट बी फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स। दोनों में डिसिमिलैरिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्यूचर्स जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रेड करते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, फॉरवर्ड्स में नहीं होता ट्रेड क्योंकि ये ओटीसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगेन स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज का अंतर भी जो है वो भी समझ में आया। क्लियरिंग हाउस नो क्लियरिंग हाउस का समझ में आया, ठीक है, एक्चुअल काउंटर पार्टी से डील करते हो फॉरवर्ड में, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफॉल्ट रिस्क एज वेल, ये भी कनेक्ट हो गया इसी से। एंड रेगुलेशन एंड अनरेगुलेशन वाला बात भी आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। बेसिकली सीधा सीधा कहूं तो सबसे बड़ा फर्क जो डिसिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, तो अपना जो फ्यूचर्स है ना वो है एक्सचेंज ट्रेडेड, वो क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड, और जो अपना फॉरवर्ड है वो है ओटीसी। तो जो एक्चुअल में डिफरेंस है एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी के बीच में, वही डिफरेंस यहां पे डिस्कस किया गया है, बस अलग अलग स्टाइल से डिस्कस कर दिया गया है। गॉट द पॉइंट? सो दीज आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन फॉरवर्ड्स एज वेल एज फ्यूचर्स। अब स्वॉप्स क्या है? Swaps are an agreement to exchange a series of payment on periodic settlement dates over a period of time। अब सीधा सीधा बताता हूं आपको मैं ये गेम क्या है। अगेन अब मैं ये बात जरूर कन्फेस कर देना चाहता हूं कि जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं वो प्रो लेवल लोगों के लिए है, ठीक है, यानी कि उनके लिए जिन्होंने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके लिए रिवीजन होगा। नया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अगर कोई बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, भैया डर मत जाना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं आपको डराने का। देखो स्वॉप्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा कैटेगरी है। सपोज करो मेरे को ना, ये मैं हूं, ठीक है, और ये आप हो, ध्यान से सुनो आप। सपोज करो मैंने ना एक इन्वेस्टमेंट कर ली थी मेरे पापा के कहने पे फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर ली थी मेरे पापा के कहने पे, सपोज करो फिक्स डिपॉजिट, और इस फिक्स डिपॉजिट में आ रहा है सिर्फ 7% पर एनम का रिटर्न। अब आप सब जानते हो कि मेरी स्टाइल है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मैं तो भाई ज्यादा चाहता हूं, मेरे को चाहिए 20-25% की कमाई साल भर की, तो डेफिनेटली मैं खुश नहीं हूं इस रिटर्न से। और सपोज करो आपने अनजाने में, ठीक है, किसी के कहने पे एक शेयर ले लिया था, सपोज करो बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, और आपको पता नहीं बजाज फाइनेंस कितना रिटर्न देगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये शेयर है तो ये अनसर्टेनिटी तो रहेगी हमेशा, और आपने ये किसी के कहने पे ले लिया था, आपको एकदम भी आइडिया नहीं है शेयरों का। अब ऐसा बात है कि मैंने स्टडी की हुई है, मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक, मैं चाहता तो हूं ले लूं, लेकिन मेरे पापा जो हैं वो मुझे लेने ही नहीं देंगे। पापा बोलेंगे कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज रिस्ट्रिक्टिव, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं आपके साथ में एक अरेंजमेंट कर लूंगा। मैं सुनो ना, तुमको डर लग रहा है, आपने बोला हाँ भैया मेरे को तो डर लग रहा है, तो मैंने बोला एक काम करो, मैं जो 7% कमाऊंगा ना साल का, मैं वो आपको देने के लिए रेडी हूं, और आप जो भी कमाओगे बजाज फाइनेंस में वो आप मुझे दे देना। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि मैं अपने फिक्स्ड रिटर्न को पे करने के लिए रेडी हूं और आप अपने फ्लोटिंग रिटर्न को पे करने के लिए रेडी हैं। ये जो पेमेंट होगी ये हमने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो हमने 5 साल का किया, ठीक है, तो हर साल सपोज करो 31 मार्च पे हम लोग की सेटलमेंट होगी और हम लोग अपना अपना पैसा ट्रांसफर कर देंगे। आपने जितना भी पैसा कमाया होगा बजाज में वो पैसा आप मुझे दे देना, और मैं जितना भी कमाऊंगा मेरी एफडी पे वो मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से मैं कह सकता हूं दैट वी हैव डन एन अग्रीमेंट टू एक्सचेंज अवर सीरीज ऑफ पेमेंट्स। मैं एक्सचेंज करने के लिए रेडी हूं फिक्स्ड के बदले फ्लोटिंग, और आप एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो फ्लोटिंग के बदले, अच्छा उल्टा बोल दिया मैं फ्लोटिंग के बदले फिक्स देने के लिए रेडी हूं और आप फिक्स के बदले फ्लोटिंग देने के लिए रेडी हो। तो ये एक सीरीज ऑफ पेमेंट भी है, ठीक है, ये पीरियोडिक सेटलमेंट डेट्स पे हो रहा है, हर 31 मार्च को हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए ये ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं स्वॉप्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने जो आपको अभी समझाया वो मैं कह सकता हूं एक तरह से क्या बोलूं इसको, इक्विटी स्वॉप बोल सकता हूं, मे बी इसको मैं इक्विटी रिटर्न स्वॉप इसको मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड फ्लोटिंग नहीं बोल सकते बट एक तरह से वो भी है ये, ठीक है, फिक्स्ड फ्लोटिंग भी बोल सकते हो आप इसे एक तरह से, ऑल्दो ये एग्जैक्टली वो नहीं है।
तो ये हुआ अपना स्वॉप्स का कहानी। अगेन अगर आपका पूरा स्वॉप का कहानी रिवाइज हुआ होगा, मजा आया होगा ना आपको, डेफिनेटली यार कमेंट में मुझे बताना जरूर कैसा लगा आपको। ठीक है, फीचर्स में आते हैं। इसमें भी एसेंशियली वैल्यू एट इनिशिएशन इज 0, यानी कि जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन ना कोई जीत रहा है और ना कोई हार रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआत में कोई जीत गया, कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ जीत गया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये ओटीसी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो तो मैंने बोला ही था भाई, सुनो फिर से ध्यान दो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ओटीसी होते हैं, करेक्ट। सो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड्स एंड स्वॉप्स क्या है, फिर फॉरवर्ड्स एंड स्वॉप्स हैं अपने ओटीसी, और ये दोनों क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड। गॉट द पॉइंट, हमेशा याद रखना। एंड लास्ट ये स्वॉप, हमने जो चिंदीपना किया दो छोटे लोगों के बीच में, ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। स्वॉप मार्केट में अधिकतर बहुत ही बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलो समझ में आ गया, स्वॉप्स इज ऑल डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया ऑप्शंस। अरे भैया ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने ऑप्शंस या तो आज तक पढ़ा है या शायद नहीं भी पढ़ा। ये मैं अपनी तरफ से एक बहुत ही फ्रेश कंटेंट आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें मैं एक अलग फ्लेवर से आपको ये बात समझाने वाला हूं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। आई थिंक ये आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा, गोज विदाउट सेइंग। ये सेक्शन ही अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, एक फीडबैक ज़रूर देंगे कि कैसा लग रहा है आपको। फिलहाल मैं समझाता हूँ ये ऑप्शंस है क्या। देखो बहुत ही सही चीज़ है। ऑप्शंस एक्चुअल में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पहला तो दो पार्टी होते हैं, एक होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुन लें ढंग से। जो लॉन्ग होता है ना, इस लॉन्ग के पास में होती है राइट टू एक्ट, ठीक है। और जो शॉर्ट होता है ना, वो होता है ऑब्लिगेटेड टू एक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है। अगर लॉन्ग बोला कि चलो काम करो, तो आपको करना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट हो तो, ठीक है। उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है इन द सेंस, इसका मतलब यहां पे राइट टू एक्ट है लेकिन नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्ट, ठीक है। और यहां पे नो राइट्स। इसका मतलब बहुत ही साफ हो गया है कि अगर लॉन्ग चाहता है कि एक्ट होना चाहिए तो ही होगा। लॉन्ग ने बोला चलो एक्ट करो, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप लॉन्ग को नहीं बोल सकते अगर आप एक शॉर्ट हो कि चलो एक्ट करो। आपके पास राइट नहीं है कोई एक्ट कराने का, आपके पास सिर्फ राइट है, या मैं कह सकता हूं ऑब्लिगेशन है कि कोई अगर एक्ट हुआ तो आपको उसका काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा एक लॉटरी का टिकट, ठीक है। सपोज करो मैंने 500 रुपए में एक लॉटरी टिकट खरीद ली, ठीक है। ये लॉटरी 500 रुपए की टिकट का इसका दाम पड़ा, चलो मैंने इसको खरीद लिया। खरीदते ही मैं हो गया लॉन्ग। क्या हो गया? लॉन्ग। इस टिकट पे प्राइस है 50,000 रुपए का। कितने रुपए का प्राइस है? 50,000 का। अब समझो मेरी बात, जैसे ही मैंने इस लॉटरी टिकट को खरीदा, मेरे 500 रुपए लग गए। जैसे ही मेरे पैसे लग गए ना, मैंने यहां पे एक प्रीमियम पे कर दिया। क्या पे कर दिया? प्रीमियम पे कर दिया। और जो प्रीमियम पे करता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग, उसे हम कहते हैं लॉन्ग। तो मैंने एक प्रीमियम पे किया, मैं हूं लॉन्ग। अब मेरा ये कहना है कि मेरे पास में सिर्फ राइट है, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये बात याद रखने की है। राइट क्या चीज की है भाई? राइट ये है कि कल को मेरी लॉटरी टिकट अगर लग गई, ठीक है, तो फिर मैं जाकर के वो टिकट के बदले 50,000 रुपए का इनाम कलेक्ट कर सकता हूं। ये मेरे पास में राइट आ गई, करेक्ट। लेकिन मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ सकती। कल को कोई लॉटरी वाला बोला देखो तुम जीते तो नहीं, तो अब चलो तुम भुगतान करो और रुपए का, वो पॉसिबल नहीं है। मैं 50,000 जीता तो मैं लेने आऊंगा, पर अगर मैं हारा तो मैं कुछ नहीं दूंगा। ये यहां पे समझने वाली बात है। यू हैव ए राइट to claim your money, but you don't have obligation to pay anything else. आप बोलेंगे यार ये तो ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ जीत ही सकते हैं, यहां हम हार नहीं सकते। हाँ ऐसा ही होता है, लॉटरी ऐसे ही वर्क करती है। वहां आप सिर्फ जीत सकते हो, हार नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आप हारोगे वो है आपका प्रीमियम, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो यहाँ पे प्रीमियम ना, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ये जो प्रीमियम है वो एक इंश्योरेंस
इंश्योरेंस तो नहीं बोलूंगा, बट एक तरह से आपके लिए तो ये खर्चा ही है, ठीक है। आपने प्रीमियम के लिए पैसे दे दिए, अब अगर जीत गए तो आप क्लेम कर सकते हो अपना पैसा, और अगर नहीं जीते तो आपको देना कुछ नहीं होगा। उसी का उल्टा सोचिए, अब लॉटरी टिकट जो ऑर्गेनाइजर है उसके ऊपर में जरा बात सोचिए। एक लॉटरी टिकट ऑर्गेनाइजर आपके ये 500 रुपए का प्रीमियम रिसीव करता है, आपने पे किया, उसने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में अगले के पास और कोई राइट नहीं है, वो आपको और पैसे डालने के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन कल को आप लॉटरी जीत गए तो वो ऑब्लिगेटेड है कि वो आपकी लॉटरी के पैसे आपको दे। गॉट द पॉइंट? यानी कि जो लॉन्ग करता है उसके पास हमेशा राइट आ जाता है कोई चीज को करने का या क्लेम पे एक्ट करने का, लेकिन अगर वो हार जाए तो उसको एक्ट करना जरूरी नहीं है, उसके बाद उसको कुछ काम करने का दरकार नहीं है, ठीक है। शॉर्ट वाला ऑन द अदर हैंड ही इज ऑलवेज ऑब्लिगेटेड टू एक्ट। अगर लॉन्ग ने बोल दिया एक्ट करो तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके खुद के पास कोई राइट नहीं है। इसको और बेहतर हम समझा सकते हैं, ठीक है। उसको और बेहतर समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहां पे जगह करने दो, ठीक है। अब जो समझाऊंगा मैं, अब ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा आपको, और मेरे ख्याल से आप बेटर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज करो ये मैं हूं, मेरा नाम गौरव और आपका नाम यू, ठीक है। हम दोनों के बीच में शर्त लग गई, हम लोग की शर्त जो लगी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर के, ठीक है। आप मुझे ये बोल रहे हो कि भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना वो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा या तो नीचे चला जाएगा। पर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, मुझे लगता है नहीं यार हिंदुस्तान यूनिलीवर यहां से ऊपर जाने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको सपोज करो पकड़ा दिए 200 रुपए, मैंने आपको पकड़ा दिए 200 रुपए, और मैंने बोला कि कल को हिंदुस्तान यूनिलीवर 2500 के ऊपर चला गया, ठीक है। किसके ऊपर चला गया? 2500 के ऊपर अगर चला गया हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आपने अग्री कर लिया, बट ठीक है, अगर 2500 के ऊपर गया तो फिर मैं पैसे दूंगा। अब सपोज करो अपना सिनेरियो नंबर 1 आया। अपना सिनेरियो नंबर 1 क्या आया मैं बताता हूं आपको। सपोज करो अपना सिनेरियो नंबर 1 ये आया कि ये स्टॉक 4000 रुपए चला गया। कितने रुपए चला गया? 4000। अब मेरी बात सुनो, 4000 जाते ही क्या मैं जीत रहा हूं कि आप जीत रहे हैं? जाहिर सी बात है मैं जीत रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि एचयूएल ऊपर जाएगा, तो मैं जीत रहा हूं। सपोज करो 1500 रुपए, सपोज क्या करना है दिख ही रहा है, 1500 रुपए मैं जीत रहा हूं यहां से। सो कैन आई रेज माई राइट कि ये मेरे को पैसा दो? यस आई कैन, क्योंकि मैंने आपको एक प्रीमियम पेमेंट किया था। सो मेरे पास आ गई राइट टू एक्ट एंड यू आर ऑब्लिगेटेड टू एक्ट। तो मैंने अगर बोला कि मेरे हिस्से के जो 1500 रुपए बनते हैं वो मुझे दे दो, तो आपको देने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? ये 200 रुपए तो शुरुआत में जो दिए गए वो खर्चे ही हो गए, आप उसके बारे में अब और मत सोचना। अब हम बात करते हैं, अगर ये शेयर गिर करके 2000 चला जाता तो क्या होता? ये शेयर अगर 2000 चला जाता तो मेरा टेक्निकली 500 रुपए का लॉस बन रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने 2500 पे क्लेम मारा था कि 2500 के ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर तो नहीं गया, उल्टा नीचे आ गया। तो 2500 का शेयर अगर 2000 आ जाए तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉस। लेकिन इस लॉस के लिए मैं भरपाई नहीं करूंगा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर मैं हार रहा हूं तो आप जीत रहे हैं, पर आपके पास में कोई राइट है ही नहीं। यू हैव नो राइट टू एक्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्ट। यानी कि मैं हारूंगा ना तब मैं आपके पैसे आपको नहीं दूंगा, ठीक है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने शुरुआत में ये टिकट के दाम आपको दिए हैं, ठीक है। सो आप अब मुझसे कोई क्लेम नहीं कर सकते। आपका बस कमाई मैक्सिमम ये 200 रुपए बनता है, ये लीजिए और जाइए। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ऑप्शन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन। ये एक बहुत ही जनरलाइज मैंने बात समझाई है, बहुत ही खतरनाक बात है, ठीक है। ये हुआ अभी ऑप्शन। और जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट को मैं डिस्कस कर रहा था वो इंस्ट्रूमेंट अपसाइड बेटिंग के लिए था, इसलिए उसको कहते हैं कॉल। क्या कहते हैं? कॉल। अब बस मैं इतना बता दूं कि एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो डाउनसाइड बेटिंग के लिए यूज होता है, वो होता है पुट। वो क्या होता है? पुट। अब जरा ये भी समझा ही देता हूं आपको। चलो वापस समझाता हूं, ध्यान दो आप इधर। सपोज करो ये मैं हूं गौरव, ठीक है, और ये हो आप। मेरे को अगेन अपने बीच में बात एचयूएल को लेकर के ही हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचयूएल बहुत जोर से गिरने वाला है, ठीक है। मैंने आपसे तय कर लिया कि चलो 2500 के
नीचे अगर एक्चुअल गया तो क्या मुझे पैसे दोगे? और आपको ऑब्वियसली लग रहा है कि नहीं भैया ये नीचे नहीं जाएगा, तो आपने अग्री कर दिया। आपने बोला ठीक है भैया आप मुझे 200 रुपए दे दो, मैं आपको एक कॉल में एंट्री दे दूंगा, मैं आपको एक कॉल बेच दूंगा। तो मैंने उसके अनुसार आपको 200 रुपए दे दिए, ठीक है, ये आपको 200 रुपए का प्रीमियम दे दिया। अगेन इस कॉन्ट्रैक्ट को भी खरीदा किसने? मैंने। तो सारी बात कौन बोलेगा? मैं। अगर मैं जीता तो मैं लूंगा, अगर मैं हारा तो मैं नहीं लूंगा। अब ध्यान दो, शेयर सपोज करो बढ़ करके 4000 रुपए चला गया, ठीक है, समझो मैंने तो बोला था 2500 के नीचे जाना चाहिए, ये इनफैक्ट चला गया 4000। अगर ये 4000 चला जाता है तो टेक्निकली मैं हार रहा हूं, और मेरी हार की जो टोटल वैल्यू हो रही है वो हो रही है 1500। क्या आपको लगता है मैं ये पे करूंगा? कत्ता भी नहीं, दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं अगर हार भी जाऊं तो भी मैं ऑब्लिगेटेड नहीं हूं एक्ट करने को, और अगर आप जीत भी जाओ तो भी आप राइट नहीं रखते कि आप मेरे से परफॉर्मेंस डिमांड कर लोगे। गॉट द पॉइंट? यहां राइट और ऑब्लिगेशन का खेला समझिए। इसका उल्टा समझिए, इसका उल्टा ये है कि अगर मान लो ये शेयर 1500 रुपए चला जाए नीचे, 1500 पे चला जाए, तो फिर मैं डेफिनेटली 1000 रुपए जीत रहा हूं, और मैं अगर 1000 रुपए जीतूंगा तो फिर ये अमाउंट मैं आपसे क्लेम कर लूंगा। कैसे? क्योंकि मैं जब जीतूंगा तब मैं अपना राइट टू एक्ट एक्सरसाइज कर लूंगा, एंड उस समय आपको ऑब्लिगेटेड टू एक्ट करना पड़ेगा और आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही केस में एक्सरसाइज होता है। अगेन मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर आप ये चीज को नहीं समझ पाए और बहुत टाइम बाद या तो आप देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो आमतौर पे इस कॉन्सेप्ट को बनाने में कई देर लगती है, काफ़ी देर लगती है। इनफैक्ट मैंने तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन किया इन दोनों ऑप्शंस को, एक कॉल को और एक पुट को। इससे कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा हम समय लेते हैं, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि मैंने अपनी तरफ से एक रफ प्रयास किया है। इट बीइंग अ समरी वीडियो तो मैंने लिमिटेड रखा अपनी सारी बातों को, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं रेकमेंड यही करूंगा कि मेरे शायद डेरिवेटिव्स का एक वीडियो यूट्यूब पे भी चल रहा है, इस रीडिंग का मेरे ख्याल से पूरा वीडियो है हमारा, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लेना अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आया। बाद बाकी आई थिंक समरी के लिहाज से यहाँ पे हम रोक सकते हैं अपनी डिस्कशन को, और ऑप्शंस कॉल और पुट दोनों मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे जो मेन बात डिस्कस करनी है वो ये है कि देखो आपको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब पोजीशन क्या लेनी है वो दो चीज पे डिपेंड करती है, 2 डायमेंशंस पे। नंबर 1, पहला तो आप ये डिसाइड करो कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि पेसिमिस्टिक, यानी कि किसी शेयर को लेकर के आप क्या सोचते हो, वो ऊपर जाएगा कि नीचे, पहला तो ये तय करो। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो डेफिनेटली आप ऊपर का सोच रहे हो, अगर आप पेसिमिस्टिक हो तो नीचे का सोच रहे हो, ठीक है। दूसरी बात जो या दूसरा जो डायमेंशन है जिसका आपको फिक्र करना है वो है कि आपके पास प्रीमियम पे करने के लिए पैसे हैं या प्रीमियम पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। गॉट द पॉइंट? अगर आपके पास प्रीमियम पे करने के लिए पैसे हैं तो आंख बंद करके एक बात याद रख लो, आप हमेशा लॉन्ग की पोजीशन लेना। कौन सी पोजीशन लेना? लॉन्ग। क्योंकि जब आप प्रीमियम पे करने लायक हालात में हो या फिर खर्च करना चाहते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पैसे शायद आपके पास नहीं होंगे, होंगे, पर आप एक्चुअल में कन्विंस भी हो कि आपको हाँ खरीदना ही है। जब खरीदना है तो हमेशा आपकी पोजीशन लॉन्ग ही होगी, ये याद रखना। आप ऊपर वाले शेयर में बैटिंग करो या फिर नीचे के लिए बैटिंग करो, अगर आपने प्रीमियम पेमेंट की है तो फिर आप हमेशा लॉन्ग होगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास पैसे थे ही नहीं, आप प्रीमियम पे कर ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है आपने या तो कॉल या तो पुट बेचा होगा, आपके पास खरीदने के तो थे ही नहीं पैसे। तो जब आप प्रीमियम रिसीव करते हैं तब आपकी पोजीशन हमेशा शॉर्ट होगी, याद रखना, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, जो ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कॉल कहते हैं, जो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम पुट कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक प्लेयर हो और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना ही है तो आप कॉल को खरीदिए, क्योंकि कॉल एक ऊपर जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक अपसाइड बेटिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, सो आप कॉल खरीदिए। सिमिलरली अगर आप पेसिमिस्टिक हो, आपको लग रहा है कोई शेयर नीचे जाने वाला है, उस समय आप एक पुट खरीदिए। ये दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो गौरव वाला जो एग्जांपल था वो दोनों ही केस में लॉन्ग था। मैं इस वाले एग्जांपल में लॉन्ग कॉल था और इस वाले एग्जांपल में मैं लॉन्ग पुट था। उसी के कॉन्ट्रारी
आपके पास प्रीमियम पे करने को नहीं था, शायद आपके पास रिसीव करने को था। तो आप जब रिसीव कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, जब मैं लॉन्ग कॉल था, ठीक है, जब मैं लॉन्ग कॉल था तब आप थे शॉर्ट कॉल, तब आप क्या थे, शॉर्ट कॉल। आपने कॉल को शॉर्ट किया था, यानी कि आप डेफिनेटली पेसिमिस्टिक थे उस शेयर में, और वो नजर भी आ रहा है। आपने तो बोला ही था भैया ये 2500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप पेसिमिस्टिक थे शेयर में, इसलिए आपने कॉल को शॉर्ट कर दिया। गॉट द पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कभी पेसिमिस्टिक हो, पुट को शॉर्ट मत कर देना, ये तो नुकसान वाली बात हो जाएगी। पुट को शॉर्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप टेक्निकली किसी शॉर्ट खरीदने वाले बंदे या किसी पुट खरीदने वाले बंदे को आपने एक पुट एक्चुअल में बेच दिया। ये तो उल्टा हो गया, आपने कॉन्ट्रा ट्रेड ले लिया। वो कभी नहीं करना। अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो एग्जैक्ट उल्टा करो। अगर आप पेसिमिस्टिक हो तो आप एक कॉल को शॉर्ट कर दो, और अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप एक पुट को शॉर्ट कर दो। यानी कि जब भी आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो उल्टा सोचते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कॉल को लॉन्ग करना जब आप ऑप्टिमिस्टिक हो, पुट को लॉन्ग करना जब आप पेसिमिस्टिक हो, लेकिन शॉर्ट में उल्टा सोचना। ऑप्टिमिस्टिक होने पे पुट को शॉर्ट करना और पेसिमिस्टिक होने पे कॉल को शॉर्ट करना। बस ये था मेरे हिसाब से ऑप्शंस का सारा ज्ञान, निचोड़ सारा आपके सामने है। बहुत देर हमने इसमें दिया, एंड आई होप आपको ये बड़ा पसंद आया होगा। अगेन कमेंट में आप लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस। ये दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। सिंपल है, ऐसे ऑप्शंस जिसको आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन और बिफोर एक्सपायरी। इनमें यूजुअली ना एक एक्सपायरी डेट होती है। ऑप्शंस 1 महीने के, 2 महीने के और 3 महीने के एक्सपायरी पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप एक्सपायरी या एक्सपायरी से पहले अगर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको अमेरिकन ऑप्शंस लेने चाहिए। गॉट द पॉइंट। यूरोपियन ऑप्शंस क्या होते हैं ना, वो बिफोर नहीं हो सकते, वो हमेशा एक्सरसाइज सिर्फ एक्सपायरी पे होते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन ऑप्शंस की एक लिमिटेशन है कि उसमें जो भी सेटलमेंट है वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन आप कर सकते हो, एक्सपायरी से पहले आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछोगे कि भैया ये अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस में ज्यादा वैल्यू किसकी रहती होगी, तो सर ज्यादा वैल्यू रहती है हमेशा अमेरिकन ऑप्शंस की, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शंस जो होते हैं ना, इन ऑप्शंस में एक खास बात ये होती है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है ना, इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। आप एकदम सिमिलर ऑप्शंस भी ले आएंगे अमेरिकन और यूरोपियन और कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन इज मच मोर फ्लेक्सिबल एंड दैट इज व्हाई इट इज मच मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगा और ये रिलेटिवली चीप होगा। चलो ये भी हो गया अपना बात कंप्लीट। नेक्स्ट है क्रेडिट डेरिवेटिव्स। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं। क्रेडिट डेरिवेटिव्स एसेंशियली ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे कोई क्रेडिट इवेंट इज द अंडरलाइंग इवेंट है, ठीक है। पहली बात, ये एक कॉन्टिंजेंट क्लेम होता है, ठीक है। ये होता है एक कॉन्टिंजेंट क्लेम, यानी कि यहां पे पैसे किसी को देने हैं नहीं देने वो इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो डिफॉल्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। अगर सपोज करो आपने एक बॉन्ड खरीद रखा था, या फिर सपोज करो आपने कोई नोट खरीद रखा था, या फिर कुछ भी कोई भी सीपी खरीद रखा था, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आपका डिफॉल्ट कर जाए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। आपने एक डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा और बाद में वो डिफॉल्ट हो गया तो लॉस नहीं हो जाएगा क्या? तो ऐसे में आप इस लॉस के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप इन बॉन्ड्स के साथ में एक क्रेडिट डेरिवेटिव भी खरीद के रखो। ये क्रेडिट डेरिवेटिव ये इंश्योर करेगा कि जैसे ही ये बॉन्ड डिफॉल्ट होगा, यहां क्रेडिट डेरिवेटिव आपको दुनिया भर के पैसे पकड़ा देगा कि चलो तुम्हारा जो बॉन्ड था वो डिफॉल्ट हो गया, देयर इज अ क्रेडिट इवेंट दैट हैज अकर्ड, एंड जब क्रेडिट इवेंट होगा तो हम आपको क्लेम देंगे। जाहिर सी बात है ये क्लेम सिर्फ ये इवेंट आने पे ही होगा, इवेंट आया ही नहीं तो क्लेम बनेगा ही नहीं। तो एक तरह से ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा समझो। इसके 3 टाइप्स हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, वेरी सिंपल, ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है। आप बस प्रीमियम दे दो क्रेडिट डेरिवेटिव खरीदने का, और कल को अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर आपको उस डिफॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये होता है क्रेडिट डेरिवेटिव। खुल के इस पे L2 में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। ये भी ऐसा ही है, यहां पे आप एक अप फ्रंट प्रीमियम देते हो, एक बार में प्रीमियम के पैसे दे देते हो, और यहां पे पैसे आपको डिफॉल्ट के लिए नहीं बल्कि टेक्निकल डिफॉल्ट के लिए भी मिल जाते हैं।
अब आप पूछेंगे भैया टेक्निकल डिफॉल्ट क्या होता है? टेक्निकल डिफॉल्ट होता है कोई भी डाउनग्रेड, ठीक है। अगर क्रेडिट रेटिंग भी किसी भी इशू की ड्रॉप हो जाए ना, तो भी ये ट्रिगर हो जाएगा और ये आपको पैसे पकड़ा के चला जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो क्रेडिट रेटिंग का ड्रॉप को हम कहते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट, और टेक्निकल डिफॉल्ट भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन को ट्रिगर कर देगा और आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही केस में आपको फील होनी चाहिए कि अगर आप इनको खरीद रहे हो तो आप टेक्निकली एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो। लास्ट वाला मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, वो है क्रेडिट लिंक्ड नोट। इसमें आप थोड़ा सा ना शानाबाजी कर रहे हो। शानाबाजी कैसे कर रहे हो मैं समझाता हूं। यहां पे आपने सपोज करो एक बॉन्ड खरीदा और आपको डर लग रहा है कि ये बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस बॉन्ड के भरोसे खुद भी एक नोट इशू कर दिया, और ये नोट को खरीदने वालों को आपने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था कि भैया अगर ये मेरा ऊपर वाला बॉन्ड डिफॉल्ट कर गया तो मैं तुम लोग के नोट के पैसे भी खा जाऊंगा, ठीक है। आपको भी अपने नोट के पैसे बरोबर नहीं मिलेंगे, यू विल ऑल्सो हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। ऐसा करने से एसेंशियली आपने क्या किया, अपनी क्रेडिट रिस्क, अपनी डिफॉल्ट रिस्क को ट्रांसफर कर दिया ना इन बंदों के हाथ में। ये ट्रांसफर के लिए ऑब्वियसली ये बंदे भी तो कोई बेवकूफ नहीं है, दे विल डिमांड अ ह्यूज यील्ड। बहुत बोलेंगे हमको तो पैसा जबरदस्त दो, रिटर्न बढ़िया दोगे तभी हम तुम्हारे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह के जो नोट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेडिट लिंक्ड नोट। हियर द बायर होल्ड्स अ बॉन्ड दैट इज सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट एंड देन इशूज इट्स ओन सिक्योरिटी। दिस सिक्योरिटी इज ऑब्वियसली नोन एज क्रेडिट लिंक्ड नोट। आई होप आपको ये तीनों क्रेडिट डेरिवेटिव्स भी अच्छे से समझ में आ गए एंड आप इसका बेहतर यूज ले पाओगे। आप नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स के भैया बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म जरा समझा दीजिए। सिंपल है, देखिए बेनिफिट्स तो सारे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट एफिशिएंट करने के लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने के लिए, यहाँ लिक्विडिटी भी हाई होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है क्योंकि कम पैसे में काम हो रहा है, शॉर्ट करना आसान है और मार्केट की एफिशिएंसी को ये इंप्रूव करता है। कैसे? सिंपल है, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे मार्केट में, ठीक है, उतनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी उतना बिड आस्क स्प्रेड कम हो जाएगा, और जितना बिड आस्क स्प्रेड कम होगा उतना आपको कम, मैं कह सकता हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। ये एक बेसिक आप हिसाब किताब समझ सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या लगेगा? कम। अब जिनको ये पूरा फ्लो नहीं समझ में आया, प्रोबेबली उनको काफी कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, आराम से देखते रहो इस सीरीज को, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ अपना हाउ टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बहुत सही है, इसको लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है, ये मैं भी मानता हूं कुछ हद तक। लिमिटेड नॉलेज, ये तो है ही भाई। सच बताऊं तो मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आता लोग ट्रेडिंग कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भी जो रिसर्च के बाद जो मैथमेटिकल मॉडल्स हमने बनाए हैं वो मॉडल्स इन्वेस्टमेंट्स पे काम आ जाएंगे लेकिन ट्रेडिंग पे काम नहीं आते हैं। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो मैं अगर वीकली चार्ट्स पे अपना मॉडल अप्लाई करूंगा तो वर्क कर जाएगा, लेकिन डेली चार्ट पे नहीं करेगा। अब ये मुझे खतरनाक चीज लगती है, वीकली में भी कभी कभी नहीं करता, मंथली में कर जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा मेरे को भी पेचीदा लगता है। अगेन बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है इन सब चीज को लेकर के, इसीलिए ये सब करना मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स ये होते हैं, लेवरेज बहुत हाई होता है। एंड लास्ट है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ स्पेकुलेशन। इसका मतलब इनके आने के बाद में स्पेकुलेटर्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनको बहुत लॉसेस होने लग गए, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगता है। हालांकि इसका काउंटर भी ये लोग देते हैं, इसका काउंटर अपने बुक में भी लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट की बुक में भी है कि स्पेकुलेशन में ऐसे भी लॉसेस होते थे जब डेरिवेटिव्स नहीं भी थे तो भी, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर ये जो आरोप लगा कि डेरिवेटिव्स आने के बाद स्पेकुलेटर्स का बैंड बच गया, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्पेकुलेटर्स का पहले भी बैंड बचता था, डेरिवेटिव्स आने से हाँ थोड़ा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन नुकसान पहले भी होता था। नेक्स्ट अप इज आर्बिट्राज, द फाइनल लर्निंग आउटकम आई बिलीव। इसके बाद खत्म है, जी हाँ एकदम खत्म है। इस लर्निंग आउटकम में मैं आपको समझाऊंगा आर्बिट्राज क्या होता है। अगेन अब देखो, आर्बिट्राज अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है ना तो आर्बिट्राज पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है यूट्यूब पे, देखो गौरव काबरा चैनल पे और एडिटर्स दोनों ही चैनल पे दिखेगा, वो देख लेना, आर्बिट्राज समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट उस वीडियो में मैंने आर्बिट्राज, स्पेक्यूलेशन और हेजिंग तीनों समझाया है, तो मस्त मजा आ जाएगा आपको, सर्च कर लेना। अभी अब ये समझ लो आर्बिट्राज यहाँ पे किस सेंस में बोला है। यहाँ पे जो डेफिनेशन पूरा आपके सामने लिखा है उसका मतलब ये बनता है कि सपोज करो कोई शेयर है, सपोज करो ब्रिटानिया है, ठीक है,
वो एनएससी में उसका भाव चल रहा है सपोज करो 3200 रुपए, ठीक है, और वहीं पे बीएससी में उसका भाव चल रहा है सिर्फ 3000 रुपए। तो ये एक गजब का मिस प्राइसिंग आप देखने को मिल रहा है आपको। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस शेयर को बीएससी में खरीद लो और एनएससी में बेच डालो। जैसे ही खरीदोगे 3000 रुपये में खरीद लोगे, बेचते ही 3200 में बेच दोगे। ये काम आपको इतना जल्दी करना है, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में करना है कि आपका ये दोनों ट्रेड साइमल्टेनियसली अपने आप कैंसिल हो जाए, फटाक से ये काम हो जाए। और आप इस मिस प्राइसिंग को तब तक एक्सप्लॉइट करोगे जब तक इन दोनों शेयर्स के, इन दोनों प्राइसेस को आप लगभग आसपास ना ले आओ, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, 3200.5 अगर मान लो एनएससी में चल रहा है और 3199.25 अगर बीएससी में चल रहा है, तो इसको एक्सप्लॉइट मत करना, क्योंकि इनका गैप इतना छोटा है, उतना तो आपका ब्रोकरेज ही लग जाएगा। आप इसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। एक्सप्लॉइट एक मीनिंगफुल डिफरेंस को करना चाहिए, और जब आप एक्सप्लॉइट करोगे तो वो डिफरेंस छोटा होते जाएगा अपने आप, क्योंकि आप बीएससी में खरीदोगे तो वो 3000 से बढ़ने लगेगा और एनएससी में बेचोगे तो वो 3200 से घटने लगेगा। अपने आप प्राइस अपने आसपास आ जाएगा और थोड़ी देर बाद ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस टेक्निक को हम कहते हैं आर्बिट्राज। इसकी खास बात ये होती है कि आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने की दरकार नहीं है, क्योंकि आपने साइमल्टेनियसली बाई किया और साइमल्टेनियसली सेल किया, तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आपने जो भी किया बहुत फुल प्रूफ किया, आपने कोई स्पेकुलेशन नहीं किया, आपको दोनों भाव दिख रहे थे, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे। आर्बिट्राज इज एक्चुअली गुड फॉर द मार्केट। आर्बिट्राज ये इंश्योर करता है कि इस मार्केट में एक ही प्राइस होना चाहिए, एंड वो आर्बिट्राज के मदद से ये प्राइस अपने आप कन्वर्ज होता है, दोनों एक प्राइस के करीब आने लगते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इकोनॉमिक्स के लेसन से ही आपको पता है, नॉट इकोनॉमिक्स फ्रॉम CFA लेवल 1, बट जो जनरल आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा कि भाई एक मार्केट में एक ही प्राइस होना चाहिए। ये आपने मार्केट चैप्टर में पक्का पढ़ा होगा, 1 मार्केट इज इक्वल टू 1 प्राइस। कभी आपने सुना है एक ही मार्केट में एक ही चीज के अलग अलग दुकानों पे अलग अलग दाम चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वहां पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व है, और वो मेरे ख्याल से गलत है, ठीक है। इसलिए आर्बिट्राज किसी भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, भैया आर्बिट्राज होता क्यों है, क्यों ऐसा जरूरी है कि आर्बिट्राज कर पाओगे आप? तो आर्बिट्राज पे दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ 1 प्राइस। ये आपको ये बोल रहा है कि अगर मान लो दो सिक्योरिटी है, दोनों एकदम आइडेंटिकल है एक दूसरे के, ठीक है, दोनों का फ्यूचर कैश फ्लोज एकदम सेम आने वाला है, तो दोनों का प्राइस क्या होना चाहिए? सेम। प्राइस क्या होना चाहिए? सेम। अब इसको समझाऊं कैसे? मैं ऐसे समझाता हूं। सपोज करो आप एक बैंक में गए, ठीक है, बैंक वाला आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि सर आप चाहो तो एक लोन भी ले सकते हो और चाहो तो एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बना रहा हूं, तो मेरे ख्याल से बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जाम्पल देखना होगा। आपको बैंक वाला बोल रहा है आप एक लोन भी ले सकते हो, चाहो तो आप एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। स्कीम एकदम सिंपल है। लोन अगर आपने आज 20,000 का लिया, ठीक है, तो आपको चुकाना पड़ेगा 22,000, ठीक है। वहीं पे अगर आप 22,000 चाहते हो फ्यूचर में, तो आपको इन्वेस्ट आज 19,000 करना पड़ेगा। अब समझो, यहां पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट की है। कैसे? समझिए, दोनों ही केसेस में आपको जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो सिमिलर दिख रहा है, यानी कि ये एक आइडेंटिकल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दोनों का प्राइस सेम नहीं है। एक में प्राइस है आज के दिन 20,000 और एक में प्राइस है आज के दिन 19,000, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप क्या आर्बिट्राज कर सकते हो? एकदम कर सकते हैं। अगर आप सयाने हो थोड़े से भी, तो आप एक काम करना, बैंक में लोन अप्लाई कर लेना। बैंक वाले ने गलती की, आप इसको लूट लो। कैसे? बैंक में लोन अप्लाई करो 20,000 रुपए के लिए, और उनको बोलो कि मैं 22,000 चुकाने हैं ना, मैं चुका दूंगा। आपको जैसे ही 20,000 मिले, आप 20,000 में से 19,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो बैंक में ही। आपके पास 1,000 रुपए आ गए हाथ में, और आपने ये इन्वेस्टमेंट भी कर दी 19,000 की। अब होगा क्या? 1 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट 19 की हो जाएगी 22, और ये 20 का भी आपको चुकाना होगा 22, ठीक है। दोनों आपस में अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा। आपका कोई टेंशन नहीं, आपका कोई पैसा ब्लॉक नहीं, आपका कोई रिस्क नहीं, कुछ भी नहीं। हो गया आर्बिट्राज। और ये जो 1,000 रुपए का गैप आप घर लेकर के चले गए थे, वो आपका आर्बिट्राज गेन भी हो गया। अब कुछ लोग मुझे जज कर रहे होंगे प्रोबेबली कि यार क्या घिसा पिटा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ऐसा थोड़ी ना होगा, बैंक वाला ऐसा गलती थोड़ी ना करेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
कि आर्बिट्राज भी रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल है। ये तभी होता है जब मार्केट कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत है और आप उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। रियल लाइफ में आर्बिट्राज करना बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद लोगों को ये समझ में आता है। तो जितना सिंपल मैंने एग्जाम्पल बना के दिया उतना सिंपल होता नहीं, बस ये मैं प्रूफ भी करना चाहता हूँ। बट हमारा लॉ ऑफ वन प्राइस यही सेम चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है इफ टू सिक्योरिटीज हैव द आइडेंटिकल कैश फ्लोज इन द फ्यूचर दे शुड एसेंशियली हैव द सेम प्राइस। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है रिटर्न ऑफ सर्टेनिटी शुड ऑलवेज बी द रिस्क फ्री रेट। ठीक है, अब मैं आपको ये बात समझाता हूं, समझो समझो समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ठीक है, या मैं आपका ना पोर्टफोलियो मैनेजर हूं। मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजर हूं। मैंने आपको बोला सर्टेन पोर्टफोलियो रिटर्न्स दूंगा आपको मैं, यानी कि मैं आपको बता के दूंगा कि आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। आपने पूछा कितना, मैंने बोला 10% मिलेगा आपको पर एनम। ठीक है, 10% आपको पर एनम देता हूं, इसके लिए मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपने बोला अरे गारंटी कैसे दे सकते हो, तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि मेरे पीछे इंश्योरेंस के कई पैसे लगाए हुए हैं। कल को अगर मेरा पोर्टफोलियो डूब गया तो इंश्योरेंस से पैसे आ जाएंगे और आपको तो ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 10% पक्का मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज करो कि सच्ची में इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, पैसा डूबेगा नहीं, एक बार ये मान लेते हैं, तो यानी कि यहां कितना रिटर्न आएगा ये भी फिक्स हो गया, ये डिफॉल्ट नहीं करेगा ये भी फिक्स हो गया। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये तो यार एकदम सर्टेन हो गया, फिर ये अब मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं नहीं जा रहा, ये मान लेते हैं एक बार हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ये 10% का रिटर्न अगर रिस्क फ्री रेट के बराबर नहीं है तो समझ लेना कि आर्बिट्राज पॉसिबल है। कैसे, मैं बताता हूं। सपोज करो इंडिया की रिस्क फ्री रेट है 6%, सपोज करते हैं, ठीक है, इंडिया की रिस्क फ्री रेट है 6%, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 6% का रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन ये पॉसिबल नहीं है, कि आपको कोई रिस्क फ्री रेट में बोरोइंग मिल जाएगी। ठीक है, यू कैन बोरो एट 6% एज वेल। रियल लाइफ में इट्स नॉट इजी टू बोरो एट 6%, बट मान लेते हैं बोरोइंग एक्सेप्टेड है, मिल जाएगी आपको रिस्क फ्री रेट को शॉर्ट करने से। तो अब आप आर्बिट्राज आराम से कर लो, 6% पे एक लोन ले लो और मेरे इस सर्टेन पोर्टफोलियो पे 10% के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो। अब क्या होगा, सिंस ये इतना सर्टेन अमाउंट है, इतना सर्टेन ये कैश फ्लो है, इसमें डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता, मान लेते हैं गवर्नमेंट की खुद की गारंटी दी हुई है, तब अब यहां पे आप आर्बिट्राज कर पा रहे हो। आर्बिट्राज कैसे, क्योंकि आपने सस्ते में एक लोन ले लिया जिसमें कोई रिस्क नहीं थी और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पे भी कोई रिस्क नहीं थी। तो एसेंशियली आप दोनों ही सर्टेन चीजों को आपस में नेट ऑफ करवा दिए और आप झूठ मूठ का जो 4% का गैप बन रहा है वो आप अपने घर ले जा पा रहे हो। अगेन मैंने जो एग्जांपल दिया ये बेतुका है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी किसी भी सर्टेन इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न रिस्क फ्री रेट से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। सच्ची बताऊं तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को सर्टेन मानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आपको चाहे जो भी बोल दे, इंक्लूडिंग मैं भी बोल दूं, तो कभी मानना मत। सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर्टेन होते हैं, बाद बाकी सारी सिक्योरिटीज जो होती हैं उसमें रिस्क होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई कितना भी बोल दे, कभी मैं भी बोल दूं ना कि यार HUL तो एक तरह से एकदम ही रिस्क फ्री है, तो भी मत मान लेना कि वो रिस्क फ्री है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो है ही जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो ये दो अंडरलाइंग मैं कह सकता हूँ आर्ग्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आप आर्बिट्राज कर सकते हो। ठीक है, यही सब था इस पूरे रीडिंग में। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। 1 घंटे से ज्यादा हमें लग गया यार, 66 मिनट्स या 67 मिनट जो भी आप बोलो हमें लग गया, बट आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। आज के लिए मैं थैंक यू के साथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज मैंने इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, तो आज आपका पहला
जो कर्तव्य है वो है कमेंट करना। इस वीडियो में डेफिनेटली एक कमेंट छोड़ के जाएं कि आपने ये वीडियो कहाँ देखा, कौन से सेक्शन में आपको फ़ायदा हुआ, वगैरह वगैरह। इसके बाद आप प्लीज़ इसे शेयर करें। शेयर के साथ में आप ये ज़रूर इंश्योर करना कि हमारे जो 2 चैनल है, एक है गौरव काबरा और एक है एडुटर्स, इन दोनों चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो, ठीक है? तो ये प्लीज़ कीजिएगा। और जहाँ तक बात है इस सीरीज़ की, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस सीरीज़ को मैं कोई टाइम पे डिसकंटिन्यू करूंगा ऑन गौरव काबरा चैनल, ठीक है? गौरव काबरा अपना वेल नोन चैनल है, पहले से पॉपुलर है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा एकेडमिक कंटेंट मैं एडिटर्स पे डालना शुरू करूं। सो आई नीड सब्सक्राइबर्स देयर, ठीक है? तो यहाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि जब यहाँ मीनिंगफुल सब्सक्राइबर हो गए, मुझे लगा कि हाँ मेरी पूरी जो बच्चों की सेना है वो पहुंच चुकी है एडिटर्स के पेज तक, तब फिर मैं गौरव काबरा पे ये वाला सेक्शन डिसकंटिन्यू करूंगा और वहाँ मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा कि ग्रोथ स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पैसे कैसे बनाते हैं। ये एक नई चीज शुरू कर रहे हैं हम, बहुत जल्द गौरव काबरा चैनल पे ये आएगा, ठीक है? तब तक के लिए आपको ये दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, एंड इस चैनल पे जब मीनिंगफुल सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम शिफ्ट कर लेंगे अपने एकेडमिक कंटेंट को वहां, ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। दैट्स इट, बाय बाय।